मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि हम लोग ASP.NET Core वेब एपीआई में किस तरह से हम DB कॉन्टेक्स्ट क्लास को हम क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड कि हम लोग जो ASP.NET Core वेब एपीआई का एप्लीकेशन मैंने ओपन किया हूँ, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले एक डिपेंडेंसी आपको यहाँ पे क्या करते हैं, इंस्टॉल करना पड़ता है नगेट पैकेज से। तो आपको मैंने इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लाइब्रेरी को हम लोग इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो आप देख पा रहे हैं मैंने दो लाइब्रेरी इंस्टॉल किया हूँ। यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। तो दो लाइब्रेरी आपको फ्रेंड इंस्टॉल करना पड़ेगा यदि आप एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज़ करूँगा, इसके माध्यम से मैं जो है DB कॉन्टेक्स्ट क्लास में यूज़ करूँगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यदि आप एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहते हैं या DB कॉन्टेक्स्ट क्लास को आप सेटअप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये दो लाइब्रेरी आपको एप्लीकेशन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि हम चाहते हैं कि एक जो है एक क्लास बनाए, उसका नाम रखें ऐप DB कॉन्टेक्स्ट। अपने हिसाब से कुछ भी वो क्लास रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एक न्यू फोल्डर में क्रिएट कर रहा हूँ। इसका नाम रखा हूँ डेटा रखा। इसके अंदर क्या करता हूँ, एक मैं क्लास क्रिएट करता हूँ। इस पर राइट क्लिक करके एक क्लास एड क्लास पर मैं क्लिक किया। अब यहाँ पे एक नाम रखूंगा इसका, अपने हिसाब से इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं फ्रेंड, ऐप DB कॉन्टेक्स्ट .cs इंटर किया। आप देख पा रहे हैं एक क्लास मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया फ्रेंड। इस तरह से क्या होता है कि आप जब इस क्लास को DB कॉन्टेक्स्ट के साथ सेटअप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या इनहेरिट करेंगे DB कॉन्टेक्स्ट क्लास को, एक कोलन यूज करते हैं हम लोग C# में, और इसका कहेंगे DB कॉन्टेक्स्ट। आप देख पा रहे हैं DB कॉन्टेक्स्ट। इस तरह से इंटर करने से क्या होता है, DB कॉन्टेक्स्ट क्लास क्या है, इनहेरिट हो गया है। तो आप लोगों को इसी तरह से इस क्लास को जब तक आप इनहेरिट नहीं कीजिएगा DB कॉन्टेक्स्ट ऐप DB कॉन्टेक्स्ट में, तो आप इसका जो फीचर्स है आप अपने क्लास में यूज नहीं कर पाइएगा, तो आपका डेटाबेस से कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसके लिए क्या है, इस क्लास को आपको इनहेरिट करना ही पड़ेगा। इसके बाद क्या करना है, सेकेंड स्टेप क्या है इसका, कि इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। मैं लिखता हूँ CTOR, इंटर मारूंगा, यहाँ से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरा क्रिएट हो गया, मेरा टाइप नहीं करना पड़ा। इसमें एक पैरामीटर पास करता हूँ, इसका नाम होता है DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन। नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, ये इसके अंदर क्या होता है कि जो आपने इस क्लास का जो नाम रखा उस नाम को इसमें पास करना पड़ता है और इसका एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ता है फ्रेंड। इसका मतलब ऑप्शन इस तरह से आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और इसके बाद क्या होता है कि हम जो है इस तरह से बेस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम यहाँ ऑप्शन में यहाँ पे पास कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि आप समझ सकते हैं कि बेस कीवर्ड हम लोग किस लिए यूज करते हैं। C# में आप लोग जानते हैं कि पेरेंट क्लास का यदि कंस्ट्रक्टर को मुझे कॉल करना पड़ता है तो इसके लिए क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर में कुछ पैरामीटर को मैं अपने ये जो मेरा कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर मुझे यूज करना है, तो इसके लिए बेस कीवर्ड का हमको यूज करना पड़ता है। तो ये आप C# में आप लोग जान सकते हैं कि बेस कीवर्ड का हम लोग कैसे यूज करते हैं इस तरह से। लेकिन आप यदि DB कॉन्टेक्स्ट क्लास को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इतना कोड लिखना पड़ेगा। अब क्या होता है कि मैंने जो मॉडल बनाया है, सपोज यहाँ पे मैंने एक मॉडल बनाया है, तो ये जो एंटिटी मॉडल कैसे बनेगा कि इसमें क्या होता है कि एंटिटी फ्रेमवर्क जब हम लोग यूज़ करते हैं तो एम्प्लॉय में जो भी प्रॉपर्टीज में डिफाइन करूंगा तो क्या करेगा, तो डेटाबेस में इस नाम से मेरा क्या बनेगा, कॉलम बन जाएगा, और एम्प्लॉय नाम से क्या टेबल बन जाएगा। तो इसीलिए एंटिटी फ्रेमवर्क एंटिटी मॉडल में क्या होता है कि इस डेटाबेस के टेबल को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो टाइप देंगे उस हिसाब से उसका कॉलम का टाइप हो जाएगा। इसका जो प्रॉपर्टीज नेम डिफाइन करेंगे वो कॉलम का नेम डिफाइन हो जाएगा। इसको बोलते हैं, ये क्या करता है, एंटिटी जो मॉडल जो होता है वो टेबल को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए इसका जो टाइप होगा उसी हिसाब से उसका जो क्रिएट होगा डेटाबेस में उसी हिसाब से टाइप क्रिएट होगा। जैसे यहाँ लॉन्ग है तो C# में क्या होता है, आप जो है बिग INT होता है तो क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ स्ट्रिंग है तो वहाँ एनवेर केयर हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है कि वहाँ पे
टेबल क्रिएट होता है। अब मुझे क्या करें, इसको डीबी सेट यहाँ जब यूज किएगा तो यहाँ पे क्या करते हैं, पब्लिक डीबी सेट, आपको इस तरह से डीबी सेट करना पड़ेगा। इसके अंदर एम्प्लॉय, जो आपका ये एम्प्लॉय है इसके अंदर पास करना पड़ेगा, क्योंकि इसी नाम से मेरा टेबल बना है डेटाबेस में। अब मैं एम्प्लॉयज करेंगे, इसको गेट एंड सेट इस तरह से। अब देख पा रहे हैं इसका जो कुछ नेम स्पेस मिसिंग, चलिए ये आ गया। इस तरह से इतना आपको करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, मैंने क्या किया हूँ, कनेक्शन स्ट्रिंग में जो वेब कॉन्फ़िग फाइल में जो हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग मेंटेन करते थे, यहाँ पे क्या होता है, ऐप सेटिंग जेसन फाइल में क्या करते हैं हम लोग, कनेक्शन स्ट्रिंग मेंटेन करते हैं जेसन फॉर्मेट में। इस तरह से कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन का नाम क्या है वो दिया है मैंने मेंशन किया, और सर्वर का डिटेल्स मैंने मेंशन किया यहाँ पे। तो देख पा रहे हैं कि मुझे जो है यहाँ सर्वर का डिटेल्स मेंशन करना पड़ता है इस तरह से। और इसके बाद क्या करते पड़ता है, program.cs फाइल में जाना पड़ेगा आपको। program.cs फाइल, इस चीज़ को ध्यान रखना है। program.cs फाइल में जाएंगे और यहाँ पर मुझे मेंशन करना पड़ेगा, क्या लिख मेंशन करना पड़ेगा, इस चीज़ को याद कर लेना है फ्रेंड, builder.services.add db context, db context जेनरिक। इसके अंदर जो है मेरा जो क्लास जो बनाया था फ्रेंड, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये जो क्लास जो बनाया था इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा। अब क्या करें, ये एक्सटेंशन मेथड है, इसके अंदर जाएगा ओपी लैम्डा एक्सटेंशन में यूज करूंगा। इसके बाद लिखो ओपी डॉट एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करना है ना मुझे, यूज एसक्यूएल सर्वर, इस तरह से यूज करना पड़ेगा आपको। इसके अंदर फिर मैं जाऊंगा, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, बिल्डर डॉट, यहाँ पर लिखूंगा बिल्डर डॉट के बाद क्या यहाँ पर लिखूंगा, बिल्डर डॉट गेट, बिल्डर डॉट सर्विस डॉट गेट कनेक्शन, यहाँ पे गेट कनेक्शन, सॉरी बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन, इस चीज़ को ध्यान रखना है फ्रेंड। तो यहाँ पे बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन, मुझे कॉन्फ़िगरेशन से मुझे डेटा मिल जाएगा, कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा, गेट कनेक्शन, इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग जो मैंने डिफाइन किया था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कनेक्शन स्ट्रिंग जो डिफाइन किया, इसका जो नाम कॉपी करूंगा और इसके बाद क्या प्रोग्राम डॉट सी यहाँ पर जो मैं पास कर दूंगा। इस तरह से क्या होता है, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में क्या करना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है। आप लोग इसी तरह से सेटअप कीजिएगा, इससे क्या होता है कि ये जेसन का डेटा जो है कनेक्शन स्ट्रिंग उसको मिल जाएगा यहाँ पे। अब जो ये जो मैं क्लास में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, ये मुझे क्या होगा, जितना भी डेटाबेस में जो इस एम्प्लॉय टेबल में डेटा होगा इसमें लोड कर देगा। अब क्या करें, इसमें कुछ भी डेटा को मुझे फिल्टर करना है या कुछ भी डेटा को चेक करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये लिंक्यू का हम लोग यूज़ करेंगे फ्रेंड। तो लिंक्यू का बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, हम लोगों के एंटिटी फ्रेमवर्क कोड जब यूज़ कर रहे हैं तो लिंक्यू को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, लेना पड़ता है हम लोगों को। तो लिंक्यू से हम लोग क्या एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, तो मुझे डेटाबेस में क्या करता है, कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करना पड़ता, जो भी करता है मुझे फ्रंट एंड से ही मेंटेन करना पड़ता है, जैसे में कोड लेवल में यहाँ पे के। तो यहाँ पर आप जो है इस तरह से आप लोग भी डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उसको क्या करते हैं, सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम देखेंगे डेटाबेस को किस तरह से माइग्रेशन करते हैं। तो डेटाबेस को माइग्रेशन करना सीखेंगे फ्रेंड। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि वो भी लोग भी सीख पाएंगे। थैंक